नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम आपके बीच। मैं जितेंद्र कड़वा, आपका दोस्त, फिर हाजिर हूँ विश्व के महाद्वीपों के टॉपिक पर। और आज हम एक नया महाद्वीप पढ़ने जा रहे हैं, नाम है अमेरिका। अच्छा, अमेरिका को पढ़ने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि अमेरिका को 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी अमेरिका, एक मध्य अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। तो अमेरिका 3 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी अमेरिका, एक मध्य अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, उत्तरी अमेरिका के देशों की बात करें तो इसमें कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन सा? कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये 3 देश आते हैं। अच्छा, मध्य अमेरिका की बात करें, मध्य अमेरिका में कुल 7 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 7। ग्वाटेमाला, ब्लीज, एल साल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ठीक है, कुल मिलाकर ये 7 देश आते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या कुल है 13। कितने देश है? 13 देश है। ये देखो 13 देश है। अच्छा, 13 देशों में भी 11 देश तो वो देश है जो तटीय सीमा बनाते हैं, मतलब एक तरीके से समुद्र से सीमा बनाते हैं। और 2 देश वो है जो आपके स्थल अवरुद्ध देश कहलाते हैं, मतलब एक तरीके से भूमि अवरुद्ध है, लैंड लॉक्ड है, बफर स्टेट्स है। बफर स्टेट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक स्टेट है वो क्या है, चारों तरफ से क्या है, ज़मीन से घिरा हुआ होता है, उसे बफर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल बर्गर आपने खाया होगा, बर्गर के ऊपर भी ब्रेड होता है, नीचे भी ब्रेड होता है। अच्छा, बीच में क्या होता है? तो बीच में जो मसाला होता है उसे बफर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का आप इससे समझ सकते हो कि बफर स्टेट क्या होता है। ठीक है, बफर स्टेट क्या होता है। चले आगे बात करते हैं। ये देखो, ये है आपका मैप। ठीक है, और देखते हैं हम पहले जो अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो पहले आपको देश पता होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से देश आते हैं। तो देखो, आराम से समझे, सब चीज़ें समझ आएगी। पहले देखो, ये एक रेखा है, कौन सी है? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा की बात करें तो ये भूमध्य रेखा एकदम बीच से निकलते। और आप जानते हो भूमध्य रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री नाम से जानते हैं, या ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है, इसीलिए हम उसे इक्वेटर कह सकते हैं। इक्वल करती है, समान को इक्वल कहते हैं। और इक्वेटर, तो जो जहाँ से ये निकलती है वो देश का नाम ही क्या है? इक्वेडोर है। कौन सा देश है? इक्वेडोर, इसीलिए उसका नाम इक्वेटर पड़ा है। ठीक है, इक्वेडोर से जस्ट ऊपर है कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया। कोलंबिया के पास है वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। ये जो पठार है इसका नाम है गिनी का पठार। और गिनी के पठार में 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम। गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना। ये एक देश है इस पूरी दक्षिण अमेरिका का, जिसका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम आता है? ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील के बाद में ये देश देखिए, इसका नाम है पराग्वे। और इसी से मतलब दोनों अलग हुए, इसका नाम है उरुग्वे। पराग्वे और उरुग्वे, पराग्वे और उरुग्वे। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद में ये एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद में ये एक देश है जिसका नाम है चिली। क्या नाम है? चिली। चिली के बारे में आप ये कह सकते हो कि विश्व का सबसे लंबा देश कौन सा है? तो वो है चिली। कौन सा है? चिली। अच्छा, ये कौन सा है? ये बोलिविया है और ये पेरू है। पेरू है। ठीक है, अब आप देखिए, गौर से देखना। एक तो इस बोलिविया को देखिए, ये जो बोलिविया है इसको देखो। क्या बोलिविया की सीमा कहीं समुद्र से लग रही है? यहाँ भी समुद्र है और इस जगह भी समुद्री इलाका है। ठीक है, नहीं लग रही, तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री हो गया। अच्छा, इसके बाद ये देखिए पराग्वे। पराग्वे के बारे में देखो, क्या पराग्वे कहीं से सीमा बना रहा है? नहीं बना रहा ना, तो एक तरीके से ये भी हो गया। तो आप ये देखिए कि बोलिविया और पराग्वे 2 ऐसे देश हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसे है? लैंड लॉक्ड कंट्री है। अच्छा, उसके बाद आगे बात करें, देखो ब्राज़ील के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखना। एक तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। अच्छा, अब ब्राज़ील के बारे में देखिए, ये तीनों देशों से सीमा बनाता है। बिल्कुल देख लो, आराम से देखो इस चीज़ को। ये तीनों देशों से सीमा बना रहा है ब्राज़ील। देखो इधर देखो, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुआना। इधर देखो वेनेजुएला से टच हो रहा है, इधर कोलंबिया से टच हो रहा है, इधर पेरू से टच हो रहा है, इधर बोलिविया से टच हो रहा है, इधर पराग्वे से टच हो रहा है, उरुग्वे से टच हो रहा है, यहाँ अंदर से किसे टच हो रहा है? अर्जेंटीना से भी टच हो रहा है। देखो गौर से देखो, ये देखो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ भी अब देखो, ब्राज़ील एक ऐसा देश है, पहली बात तो बड़ा देश है, दूसरा सबसे बड़ा तो हो ही गया, सबसे बड़ा तो हो ही गया। दूसरा क्या है? लगभग सभी देशों से सीमा बनाता है। अच्छा, किससे सीमा नहीं बनाता? ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो एक तो याद रखना, एक तो आ जाता है आपका इक्वेडोर। कौन सा डोर? इक्वेडोर। अच्छा, ये देखो इक्वेडोर नहीं बना रहा सीमा।
अच्छा, इक्वेडोर के अलावा आप इधर देखिए, एक ये चिली, कौन सा, चिली, चिली, आप ये देखो चिली नहीं बना रहा सीमा। तो दो ऐसे देश है जिसके साथ में ब्राज़ील सीमा नहीं बनाता, बाकी सभी देशों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, वेनेजुएला है, चाहे कोलंबिया है, चाहे पेरू है, बोलिविया है, अर्जेंटीना है, चाहे आपकी पराग्वे, चाहे उरुग्वे, सभी से सीमा बनाता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा दूसरा देश है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। डन, इतना समझ आया। अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है, जो बात मैंने वहाँ बोली वो यहाँ लिखी हुई भी है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा, मकर रेखा, दोनों रेखा गुजरती है। ठीक है, अच्छा फिर, अच्छा देखना चाहोगे तो देख लो, देखना चाहते हो तो ये देखो, ये देखो, यहाँ से ब्राज़ील से मकर रेखा निकल रही है और ऊपर से देखो भूमध्य रेखा निकल रही है। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखो, ब्राज़ील क्या है कि एकमात्र देश है जो भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। दूसरी बात, दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर व चिली देश को छोड़कर ब्राज़ील सभी देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, सभी देशों से सीमा बनाता है। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा 3 देशों से गुजर रही है, इक्वेडोर से निकल रही है, कोलंबिया से निकल रही है, ब्राज़ील से निकल रही है, 3 देशों से निकल रही है। अच्छा, अब देखो अमेरिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, तो अमेरिका की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो याद रखना अमेरिगो वेस्पुक्की। अमेरिगो वेस्पुक्की एक पुर्तगाली नाविक था, वो यहाँ पहुँचा और इसने कहा कि इसे नई दुनिया का देश कहा। क्या कहा, नई दुनिया का देश कहा। ठीक है, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। डन, समझ आया, समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए दक्षिण अमेरिका के भौगोलिक स्थिति और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इस दक्षिण अमेरिका में एक तरफ है कैरेबियाई सागर, ठीक है, एक तरफ है अटलांटिक महासागर और एक तरफ है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो कैरेबियाई सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ एक पनामा देश आता है, ये रहा पनामा देश। और पनामा देश को इससे अलग करने वाले, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए, प्रशांत महासागर को कैरेबियाई सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है, उसका नाम है पनामा नहर। कौन सा नहर जोड़ती है, पनामा नहर। एक हमने सुएज नहर पढ़ी होगी, याद होगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की बात करें तो एंडीज पर्वतमाला इसी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो चिली के लास्ट से शुरू होकर काफ़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपके इक्वेडोर तक जाती है। ठीक है, कि मैंने यहाँ तक बना रखा है, इक्वेडोर यहाँ ऊपर थोड़ा सा ऊपर है, तो ये समझ जाना आप। ठीक है, पेरू से होती हुई। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एकांकागुआ। कौन सी, माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद इसकी एक और चोटी है जिसका नाम है माउंट कोटोपेक्सी। एक है माउंट चिम्बारोजी, माउंट चिम्बारोजी। एक और चोटी है जिसका नाम है ओजस डेल साल्डो, ओजस डेल साल्डो। उसके बाद एक हॉर्न अंतरिम भी है। उसके बाद यहाँ टिएरा डेल फ्यूगो नाम से एक क्षेत्र है, टिएरा डेल फ्यूगो, उस क्षेत्र को अलग करती है जिसका नाम है मैक्लेगन जल संधि। कौन सी, मैक्लेगन जल संधि, या इसी को मैगलन जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी जल संधि, मैगलन जल संधि। इसके बाद एंडीज पर्वतमाला के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उनको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए पहली बात तो इसकी लंबाई कितनी है, 7200 किलोमीटर, मतलब विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और साथ ही एक नवीन वलित पर्वतमाला है, एक नवीन वलित इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ, जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। एक है माउंट कोटोपेक्सी, इक्वेडोर में स्थित है, जो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। एक है माउंट चिम्बारोजी, जो इक्वेडोर में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, मतलब शांत ज्वालामुखी। एक है ओजस डेल साल्डो, जो अर्जेंटीना में है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, 7200 किलोमीटर लंबी, नवीन वलित पर्वतमाला, सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, चिली और अर्जेंटीना में सीमा में स्थित है। माउंट कोटोपेक्सी विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के सबसे ऊंचा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी माउंट चिम्बारोजी, ओजस डेल साल्डो अर्जेंटीना में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। समझ आया। ठीक है, तो देखिए दक्षिण अमेरिका कुछ पठार प्रमुख झीलें वापस देख ले एक बार। तो देखो दक्षिण अमेरिका में एक गिनी का पठार है। कौन सा पठार है, गिनी का पठार, जहाँ पर गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम 3 देश बसे। मरकेबो झील जो कोलंबिया में स्थित है,
मरकेबो झील कोलंबिया में स्थित है। एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य मतलब एक बोटिंग होती है यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, ठीक है। अच्छा, एक है बोल्विया पठार, बोल्विया का पठार जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोल्विया का पठार। एक ब्राज़ील में ही, यहाँ ब्राज़ील आप जानते हो, अभी बताया मैंने जैसे मैप में आपको, तो ब्राज़ील का पठार ही ब्राज़ील में स्थित है। अच्छा, उसके बाद यहाँ एक पठार है अर्जेंटीना में जिसका नाम है पेटागोनिया का पठार। कौन सा पठार है? पेटागोनिया का पठार, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि गिनी के पठार में कौन कौन से देश है? गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम, 3 देश आते हैं। और ब्राज़ील में ब्राज़ील का पठार है, अर्जेंटीना में पेटागोनिया का मरुस्थल है, कोलंबिया में एक झील है जिसका नाम है मरकेबो झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील, बोलिविया का पठार जो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। समझ आया? चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये अभी एंडीज पर्वतमाला, ये अभी जो मैंने समझाया आपको एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेज़न नदी। कौन सी नदी? अमेज़न नदी। जो अमेज़न नदी ब्राज़ील से होती हुई लास्ट में यहाँ गिरती है इस क्षेत्र में, जहाँ पर एक ये नदी अपने साथ में पानी लेकर आती है बहाव से और साथ में मिट्टी लेके आती है, और मिट्टी से एक द्वीप का निर्माण हुआ है जिसका नाम है मराजो द्वीप। कौन सा द्वीप है? मराजो द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पूछे तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में जिसका नाम है माजुली द्वीप। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो याद रखना आपको मराजो द्वीप, जो कि कहाँ है? जो आपके ब्राज़ील में स्थित है, अमेज़न नदी पर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में गिनी के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरेनिको नदी। कौन सी नदी है? ओरेनिको नदी, ओरेनिको नदी। इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरू। क्या नाम है? कैरू। कौन सी है? कैरू। इसी पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। तो आप ये जरूर याद रखना, कई बार क्या है कि कैरू ऑप्शन में नहीं देता और नदी ओरेनिको दे देते हैं, तो आप इसको भी समझना। लेकिन ओरेनिको और कैरू दोनों आ जाए ऑप्शन में तो कैरू टिक करना आप। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल। हाइट की बात करें, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, हाइट की बात करें तो 979 मीटर है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है लास्ट से जिसका नाम है मैग्डेलिना नदी, जो कि कोलंबिया की प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। अच्छा, उसके बाद में ये ब्राज़ील के पठार से, ये जो ब्राज़ील का पठार अभी हमने बताया, इसी ब्राज़ील के पठार से एक नदी निकलती है। इस नदी का क्या नाम है? ये एक नदी है जिसका नाम है पराना नदी। और पराना नदी की 2 सहायक है, पराग्वे और उरुग्वे। पराग्वे से आती है इसलिए पराग्वे, उसके बाद उरुग्वे से आती है उरुग्वे, ठीक है। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका नाम है इटेपू। तो मुख्यतः 3 नदियाँ मिलती है, उरुग्वे, इटेपू और पराग्वे। 2 देशों से होगी, एक याद रखना इटेपू, ठीक है। तीनों नदियाँ जहाँ मिलती है तो एक मैदान का निर्माण करती है जिसका नाम है लाप्लाट का मैदान। कौन सा मैदान है? लाप्लाट का मैदान। ये एक त्रिआब क्षेत्र है। एक दिन मैंने आब का बारे में बताया था कि आब क्या होता है? 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थल क्या कहलाता है? आब कहलाता है। 2 नदियों के बीच का उपजाऊ स्थल क्या कहलाता है? आब कहलाता है। 3 नदियाँ मिल गई तो त्रिआब है, 3 नदियाँ मिल गई इसलिए त्रिआब के नाम से जानी जाती है। चलो आगे बात। अब देखो, अमेज़न नदी के बारे में बात करें। कौन सी नदी? अमेज़न नदी के बारे में बात करें। अमेज़न नदी के बारे में बात करें तो एक तरीके से भूमध्य रेखा पर पहली बात तो डेल्टा बनाती है। अमेज़न नदी विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षा वनों के लिए जानी जाती है, सदाबहार वर्षा वनों के लिए जानी जाती है। अच्छा, अमेज़न वर्षा वन, इन्हें अमेज़न वर्षा वन या सेल्वोस वन भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा भी नहीं कहा जाता क्योंकि कहते हैं कि लगभग 20% ऑक्सीजन पृथ्वी को अमेज़न के ही वनों से मिलता है। जल ग्रहण क्षमता के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, मतलब जल ग्रहण क्षमता। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी कहाँ है? तो नील नदी है अफ्रीका में। हमने कल बात की थी अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका में मैंने नील नदी के बारे में बताया। तो 2 नदियाँ निकलती है, एक श्वेत नदी और एक आती है ब्लू नदी। दोनों मिलती कहाँ है? दोनों मिलती है खार्तूम में। खार्तूम में मिलने के बाद में उसे नील नदी के नाम से जाना जाता है। इसे मिस्र का वरदान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो बात की बात है, लेकिन ये है जल ग्रहण के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेज़न नदी। कौन सी है? अमेज़न नदी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अगली झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील। अभी हमने जो बात की उसी पर बेस है, टिटिकाका झील। इस टिटिकाका झील के बारे में बात करें तो ये टिटिकाका झील
ठीक है, अब बात करते हैं अपने टिटिकाका झील। टिटिकाका झील की बात करें, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, ये क्रेटर झील है। क्रेटर का मतलब क्या होता है कि कोई एक ज्वालामुखी था, उस ज्वालामुखी से लावा निकल गया, लावा निकलने के बाद वो खाली हो गया और उसमें पानी भर गया, तो इस प्रकार की झील को क्रेटर झील कहते हैं। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पुष्कर झील है वो भी एक क्रेटर झील के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अच्छा, ये बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है, बोल्विया और पेरू की। ठीक है, अच्छा, इस झील के बारे में बात करें, इस टिटिकाका झील को हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात करें, बोल्विया की राजधानी कौन सी है? लापाज है। बोल्विया की राजधानी कौन सी है? लापाज है। लापाज के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है जिसका नाम है लापाज। अच्छा, इक्वेडोर की राजधानी है जिसका नाम है क्विटो, जो विश्व की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। इसके बाद तिब्बत की राजधानी है लहासा। कौन सी? लहासा, जिसे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची राजधानी के रूप में, पहली लापाज, दूसरी क्वेटो, तीसरी लहासा। लापाज, लहासा, लापाज, क्विटो, लहासा, लापाज, क्विटो, लहासा, लापाज, क्विटो, लहासा। LKL ऐसे याद रखिएगा, LKL। तो लापाज, क्विटो और लहासा, ये 3 राजधानियाँ हैं। सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका, क्रेटर झील टिटिकाका, बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है दोस्तों, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज हमने दक्षिण अमेरिका के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, कल हम इस दक्षिण अमेरिका को कंप्लीट कर देंगे। अपना प्यार और स्नेह हमारे साथ यूँ ही बनाए रखें, और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कैसी भी समस्या हो तो। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।